मोहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम डिस्कस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास एक तो लाइमन सीरीज आती है, ठीक है ना। नंबर 2 बामर सीरीज आती है, ठीक है ना। नंबर 3 पार्चन सीरीज आती है। नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज आती है। नंबर 5 पी फंड सीरीज आती है और नंबर 6 हम्फ्री सीरीज आती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें Ni आपका 1 होता है, इसमें Ni आपका 2 होता है, इसमें Ni आपका 3 होता है, इसमें Ni आपका 4 होता है, इसमें Ni आपका 5 होता है, इसमें Ni आपका 6 होता है, ठीक है ना। यानी अगर फर्स्ट शेल से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा टू हायर शेल, सेकंड शेल गया, वहां पे वो स्टेबल नहीं, वो वापस जाएगा टू द फर्स्ट शेल, तो एनर्जी रिलीज करेगा। वो जब भी फर्स्ट से जाएगा ऊपर तक और फिर वापस आ जाएगा, लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग उसकी फर्स्ट से हुई होगी, वो लायरमैन सीरीज होगा। यानी NF का वैल्यू क्या होगा इसमें 2 3 4 टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहाँ पे अगर 2 से स्टार्ट कर रहा है 3 4 5 टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यहाँ पे 4 5 6 टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, NF 5 6 टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, और NF 6 7 टू सो ऑन सो फोर्थ, और NF 7 8 टू सो ऑन सो। इसको हम कलेक्टिवली सबको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब जो बोहर्स मॉडल था इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर हमने दो चीज़ें देखी जिसको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, एक को हम बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। यानी जब भी आपने इन लाइंस को, जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते थे, क्या करते थे, या आप मैग्नेटिक फील्ड में पास करते थे, क्या करते थे, ठीक है ना। तो वो एक फील्ड लाइन फर्दर हाइपरफाइन लाइंस में कन्वर्ट होती थी। यानी एक रे बनी होती थी और छोटी छोटी रेज से, ठीक है ना। यानी जी मानो ये एक लग के रे, ये फिर छोटी छोटी ऐसे में हो रही है, ठीक है ना, डिवाइड हो रही है। तो सवाल है ना, ये कहाँ से निकली, उसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर, उसको एक्सप्लेन जो मॉडल कर पाया उसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ, अच्छा, उस मॉडल ऑफ एटम तक पहुंचने तक हमने बोला कि डी ब्रॉय का एक रोल था, श्रोडिंगर का एक रोल था, और हेजनबर्ग का एक रोल था। और उसमें ही हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी। हम बात स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से। मैंने आपको इससे पहले बोला कि कुछ फिनोमेना लाइट के हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है ना। कुछ फिनोमेना होते हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। तो पहले पार्टिकल माना गया, लेकिन फिर कुछ ऐसे फिनोमेना था वो वेव से, तो फिर वेव माना गया, क्योंकि वेव से वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह भी हम कर पाते थे डिस्कस, जैसे हजन्स प्रिंसिपल वगैरह से हम वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन फिर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब आपके पास एक मेटल है, उस पर आप डाल रहे हैं क्या, रेडिएशंस, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होना ये चाहिए इंटेंसिटी हम बढ़ाते तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम रेडिएशन होती थी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते थे, और अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती थी और अगर इंटेंसिटी कम भी होती थी निकलते थे। इसका मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे। तो फिर उसको एक्सप्लेन किया गया कि E इज इक्वल एच न्यू, जो प्लैंक ने भी दिया था, आइंस्टाइन ने इसको सबस्टेंशिएट किया। उसने बोला, आइंस्टाइन ने सिंपल एक्सप्लेनेशन की ऐसी थी, इसने बोला अगर आपके पास जो रेडिएशन आ रही है उसके पास एनर्जी एच न्यू है, और उसको नॉकआउट करने के लिए एच न्यू नॉट चाहिए, यानी इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसपे निकालेगा। तो अगर एनर्जी से ज्यादा है तो बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप देखेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो इस इक्वेशन से पे उसको इसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पे उसको नोबेल प्राइज दिया गया। E इज इक्वल MC स्क्वायर पे उसको नहीं दिया गया नोबेल प्राइज, इस पे उसको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन तब हुई, इसमें क्वांटाइजेशन हुई, यानी फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करना एक क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट है। क्वांटाइजेशन का मतलब इसमें पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी हो, यानी एक की एनर्जी है मानो H⁻₁, दूसरी की एनर्जी H⁻², ठीक है ना। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट देना, इससे साबित यह हुआ कि लाइट का जो है पार्टिकल नेचर है। अब कुछ फिनोमेना वेव से एक्सप्लेन हुए, कुछ फिनोमेना पार्टिकल से। तो आप क्या माने, वो माने कि ये माने। जब किसी इंसान में आप देखते हैं अच्छाई भी है बुराई भी है, ठीक है ना। कोई इंसान है वो बड़ा ही सौबर है, लेकिन कभी उसको गुस्सा भी आता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ये सौबर ही सौबर है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे भाई इसमें वो नेचर भी है, ये नेचर भी है। तो ये फिर साबित हुआ कि लाइट का हमने ड्यूअल नेचर मान लिया, इसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है,
ठीक है, जब ये प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव करती है, लेकिन ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के वक्त एज ए पार्टिकल वेव करती है। तो ये कुल मिला के बात थी। फिर जो डी ब्रॉई था, डी ब्रॉई ने बोला नेचर लव सिमेट्री। डी ब्रॉई ने क्या बोला? नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री का मतलब ये होता है कि उसने बोला अगर वेव वाली जो लाइट एक प्रोमिनेंट तो वेव है लेकिन वो पार्टिकल नेचर दिखा सकती है, तो मैटर में भी ये ड्यूअल नेचर होना चाहिए। मैटर पार्टिकल नेचर भी दिखाना चाहिए और वेव नेचर भी दिखाना चाहिए। तो इसने ये बोला, इसने बोला मैटर के दोनों नेचर से। अब देखिए, अमर इस वक्त हम देखेंगे एक स्पिरिचुअल लेवल पे बात करेंगे। एक इंसान अगर आप देखेंगे किसी भी सभ्यता में आप पढ़ेंगे, चाहे हिंदुइज्म की और स्क्रिप्चर्स में पढ़ेंगे, आत्मा, ठीक है ना, आत्मा और शरीर, ठीक है ना, बॉडी एंड सोल, रूह और जिस्म, ये हर जगह आप पाते हैं। यानी इंसान भी ड्यूअल नेचर है, इंसान में आत्मा भी है, इंसान में आप देखते शरीर भी है, इंसान में रूह भी है, इंसान में जिस्म भी है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो पहले तो उसको बोला गया भाई क्या बोल रहे हो, इंसान है, पता है ये यहाँ पे है तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे है इंसान तो यहाँ पे ही है, थोड़ी यहाँ पे भी है। लेकिन फिर जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया, ठीक है ना, और उनमें से डेविसन और जर्मन 2 साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स से देखा कि इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा फिनोमेना देखा गया, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ए ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल, अब ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने ये दिखाया। तो इसका मतलब इसकी जो बात थी वो सही थी, है ना। जब एक पार्टिकल दिखाएगा वो वाला जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक, तो उससे फिर साबित हो गया 1931 में लगभग फिर ये साबित हो गया। आई बात समझ? तो फिर इन्होंने साबित कर दिया कि इसका ये जो लाइट है आपके पास, ये ना पार्टिकल्स है, उसकी ड्यूअल नेचर है। और फिर उसने जो एक्सप्रेशन देखी लैम्डा इज इक्वल h/mv, ठीक है ना, जो उसको कॉरस्पॉन्डिंग निकली ना वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए थी, जिससे वो उतना डिफ्रैक्शन दिखा जो उन्हें दिखाया, वो वही थी जो इससे थी। हाई बात समझ? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h का वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है ना। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, विजिबल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हाई बात समझ? तो ये कुल मिला के बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।